हाँ, नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। उस दिन पीडीएफ जो मैंने चौथी वाली अपलोड की थी उसमें कुछ सवाल बाकी रह गए। देखिए उनका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इसमें आपका सवाल संख्या पहला है। देखिए सवाल संख्या पहले में कहा जाता है कि दो बराबर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। कहने का मतलब है कि इन दोनों वृत्तों की रेडियस या त्रिज्या बराबर है। ये आपके पास पहला वृत्त है और ये आपके पास दूसरा वृत्त है। इन दोनों वृत्तों की रेडियस बराबर है और ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सेंटर या केंद्र से होकर गुजरते हैं। ये पहले वाले का सेंटर है और ये दूसरे वाले का सेंटर है। पहले वाले का केंद्र ए माना है और दूसरे वाले के केंद्र को बी माना है। प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। प्रश्न में कहा जाता है अगर इस बिंदु को सी मानता हूं और इसे डी मानता हूं और मैं इसे यहां से यहां मिलाता हूं तो ये दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा होगी। जीवा का मतलब ये है आपके पास ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदु को लेकर, सपोज करिए यहां पर एक बिंदु हमने एक्स ले लिया और यहां पर एक बिंदु हमने वाई लिया। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाऊंगा तो मिलाए जाने वाला जो रेखाखंड होगा ये जीवा कहलाता है। आपका प्रश्न है कि ये दोनों जो वृत्त हैं बराबर त्रिज्याओं के हैं। दोनों जो वृत्त हैं ये बराबर त्रिज्याओं के हैं। आपको बताना है कि जो जीवा सीडी है उसकी लंबाई क्या होगी। यदि दो बराबर त्रिज्याओं के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होके जाते हैं और उनसे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी जाती है या मालूम की जाती है तो जीवा सीडी बराबर जो होगा वो त्रिज्या √3 होता है। त्रिज्या का मतलब r है और ये √3 होगा। अर्थात बराबर त्रिज्याओं के वृत्तों जो एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरते हैं उनकी जो अवनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी वो त्रिज्या √3 होती है। हम देख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या का मान 5 है और ये 5 रूट कितना होगा 3। 5√3 का मतलब ये है कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प संख्या पहला। अगला प्रश्न है कि एबीसीडी एक ऐसा ट्रेपोजियम है। ट्रेपोजियम समलंब को कहा जाता है। समलंब को ट्रेपोजियम कहते हैं और समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं। यहां पर मैं एक आकृति बनाता हूं। आपके पास ये आकृति समलंब है। इसमें कहा जाता है कि एडी समांतर बीसी, ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समलंब है यानी ट्रेपोजियम है। इसमें एडी जो समांतर है वो बीसी के समांतर है। इसमें कहा है कि एडी समांतर बीसी। एडी की जो लंबाई दी है, एडी की लंबाई का मान 5 दिया है। उसके बाद जो बीसी है, बीसी की लंबाई का मान आपके पास 9 दिया है। आगे कहा जाता है कि बीसी बराबर 9 हो गया यदि एबीसीडी का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर हो। इसमें एक बात ये बोली है कि AB का लंबाई CD के बराबर है, अर्थात ये दोनों कैसी हैं, बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो आपको CD की लंबाई बतानी है। ये आपके पास समलंब है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को हम लांबिक दूरी भी कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मुझे पता होगी तो अगली कार्यवाही हम लोग करेंगे। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को h माना है। किसी भी समलंब का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, किसी भी समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग 9 और 5 कितना है 14 गुणा होता है बीच की दूरी। और ये आपके पास जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मान है 35। किसी भी समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की लांबिक दूरी। हम क्या करते हैं, इसे हल करेंगे तो 14 पंजे 70 और 5 दूनी कितना होगा, 35 दूनी 70 और 14 पंजे 70। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास ऊंचाई है वो 5 हो गई है।
इस h का जो मान है वो ऊंचाई के तौर पर 5 हो गया है। हमें बताना है CD की लंबाई क्या होगी। हम एक काम करते हैं, यहां से लंब डालते हैं और एक लंब यहां से डालते हैं। लंब का मतलब है कि ये ऊंचाई है। जब ऊंचाई है तो ये दोनों बराबर होंगी तथा समांतर भी होंगी, और जब ये इसके बराबर होगी, जब ये इसके बराबर होगी तो ये जो लाइन है ये इसके बराबर होगी। ऊपर वाले का मान 5 दिया है तो इसका मान भी 5 हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये पूरा 9 है और ये 5 हो गया तो ये वाला टुकड़ा और ये वाला जो टुकड़ा है ये 4 बचेगा। जब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो जो ये वाली भुजा होगी वो इसके बराबर होगी। अर्थात अगर ये 5 है और ये पूरा 9 है तो ये केवल 4 बचेगा, तो 2 ये बचेगा और 2 ये बचेगा। आपको पता है कि जब ये ऊंचाई 5 है तो ये वाली जो ऊंचाई होगी ये भी 5 ही होगी। ऊंचाई का मतलब है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम बात करेंगे CD के बारे में, तो CD का जो मान होगा वो अंडर रूट में, CD का जो मान होगा वो अंडर रूट में 5 का वर्ग प्लस होगा 2 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। 25 और 4 कितना है? 29। रूट 29 आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि A बराबर, आपके पास A बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3 और अपोन में दिया है 2 माइनस का रूट 3। ये मान A का है। आगे एक मान और दिया है जो कि B का मान है। B बराबर दिया है 2 माइनस रूट 3 और अपोन में लिखा है 2 प्लस रूट 3। ये हमारे पास A का मान है और ये B का मान है। हम क्या करते हैं, नीचे कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। पहले A के मान को थोड़ा सही करते हैं, उसके बाद B के मान को सही करते हैं। जब मैं इसके कॉन्जुगेट से गुणा करूंगा तो नीचे माइनस का साइन है। हम प्लस वाले से गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे जब ये माइनस का था और आपने प्लस से गुणा की है तो 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3, केवल 1 बचेगा, तो ये मान A का हो गया। इसी प्रकार जब मैं नीचे माइनस वाले से गुणा करूंगा तो ऊपर जो हो जाएगा वो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से इसका वर्ग खोलते हैं तो हमें A का मान मिलेगा। A का जो मान आपके पास होगा 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3 और प्लस 2AB, प्लस कितना होगा 4 रूट कितना होगा 3। इसे हल करते हैं तो ये 7 प्लस हो जाता है 4 रूट 3। इसी प्रकार हमारे पास ये वाला मान B का है जो कि 7 माइनस कितना होगा 4 रूट 3। ये मान A का है जो कि प्लस में है, ये मान B का है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है A स्क्वायर प्लस क्या निकालना है B स्क्वायर, और प्लस कितना होगा आपके पास AB। एक काम करते हैं, इसमें हम पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला बना लेते हैं। A का वर्ग प्लस B का वर्ग का मतलब होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होता है 2AB। जब आप इसे हल करेंगे तो फिर ये A का वर्ग प्लस B का वर्ग आ जाता है, और 2AB से 2AB कट जाता है और ये प्लस का AB साथ में चलेगा। हम देखते हैं कि हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर और ये माइनस का AB हो जाता है। अब मुझे केवल 2 मानों की जरूरत है। एक मान मुझे A प्लस B का चाहिए और एक मान मुझे AB का चाहिए। A प्लस B का मतलब है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कटेगा। A प्लस B का जो मान होगा वो आपके पास 14, अर्थात 14 की पावर 2। हम बात करेंगे AB के बारे में, तो AB का जो मतलब है, AB का मतलब है दोनों का गुणा। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है उसमें नीचे प्लस है, और ये इससे कट जाएगा
तो ए बी का जो मान होगा वो कुल मिलाकर 1 होगा। 14 का जो वर्ग है वो 196 है। जब इसमें से 1 घटाते हैं, 196 में से 1 को माइनस करते हैं तो 195 रह जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सवाल वर्गमूल घनमूल का है। अगला है कि वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहली बात क्या कही है कि पूर्ण वर्ग हो। फिर आगे कहा है कि 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। सबसे पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी जो 21, 36 और 66 से कटना चाहती है। 21, 36 और 66 से कटने वाली संख्या हम सबसे पहले निकालेंगे और इन संख्याओं से कटने वाली जो संख्या होगी वो इनका एलसीएम होगी। हम इनका एलसीएम निकालते हैं, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 से 12 बार कटेगा और 3 से 22 बार कटेगा। तीनों संख्या 3 से कट गई आराम से। उसके बाद 2 से काटते हैं, यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 11। हम एलसीएम के तौर पर देख रहे हैं कि एक फैक्टर हमारे पास 2 है, एक फैक्टर हमारे पास 3 है, उसके बाद फिर एक फैक्टर 6 है। इस 6 का मतलब फिर 2 तिया 6 होगा। उसके बाद एक फैक्टर हमारे पास 7 है और एक फैक्टर हमारे पास 11 है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये इन संख्याओं के एलसीएम के फैक्टर हैं, अर्थात ये उस संख्या के फैक्टर हैं जो इनसे पूरी पूरी विभाजित होगी। अब मैं क्या करूंगा कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग स्थापित करने की कोशिश करूंगा। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब उसके अंदर किसी छोटी संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर पूरे हैं, 3 के पूरे हैं। कमी किसकी है 7 की, तो 7 से गुणा करेंगे और कमी किसकी है 11 की, तो 11 से गुणा करेंगे। हम इसे हल करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 6 छंग 36, तो ये हो गया। उसके बाद 7 सत्ते 49 ये हो गया और 11 11 121 ये हो गया। इसमें लिखा है कि 9 छंग 54। आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो आपका उत्तर हो जाती है। एक संख्या को जब 899 से भाग लगाते हैं, आपके पास एक संख्या है 899 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 65 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को वो संख्या नहीं पता, चलो मैं उसे n लिख लेता हूं। जब किसी संख्या n को 899 से भाग लगाते हैं तो शेषफल का मान 65 है। हमें उसे 31 से भाग लगानी है तो 31 से इसे भी भाग लगाइए और 31 से इसे भी भाग लगाइए। जब 31 से इसे भाग लगाते हैं तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 का मतलब ये है कि 27 बच जाएगा। 27 ये इससे 9 बार कट जाएगा। शेषफल का मान कुल मिलाकर कितना है 0। हमें दोनों संख्याओं को विभाजित करके देखना जरूरी होता है। 899 को मैं 31 से भाग लगाता हूं तो 29 बार जाता है और शेषफल का मान 0 और 31 दूनी 62 और शेषफल का मान कितना है 3। शेषफल का मान पहले हम देख रहे हैं कि 0 है और बाद में 3 है। जब 0 में 3 को ऐड करते हैं तब अल्टीमेटली शेषफल का मान 3 आता है। x का मान ये लिखा है आपके पास, ये मान x का है। आपके पास x का मान है 1/x का मान है 1/2 प्लस √3 और आपके पास y का मान है 1/2 माइनस है आपके पास √3। सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट से गुणा करूंगा। किसी भी संख्या का कॉन्जुगेट उसका उल्टा होता है। अगर ये चिन्ह प्लस का है तो ये ऊपर जाके माइनस का हो जाता है कॉन्जुगेट के हिसाब से, और अगर ये चिन्ह नीचे माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। ये मान x का है और वो मान y का है।
हमें क्या बताना है? हमें बताना है 1/x + 1 प्लस बताना है 1/y + 1। हम x का मान लगाते हैं। जब x का मान लगाते हैं तो x का मान 2 - √3 है, तो 2 - √3 + 1 प्लस हम लोग y का मान लगाते हैं। तो y का जो मान है वो 2 + √3 और प्लस कितना है 1। अगर ये नीचे प्लस का है और इसके वर्गों का अंतर अगर 1 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है। अगर ये माइनस और इसके वर्गों का अंतर भी 1 है, 2 का वर्ग 4 है, √3 का वर्ग 3 है, तो ऊपर जाके प्लस का हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ये हो जाता है 3 माइनस कितना होगा √3 और प्लस ये हो जाता है 3 + √3। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 - √3 और ये हो जाता है 3 + √3। 3 + √3 को यहां ले आते हैं और प्लस 3 - √3 उधर हो जाता है। ये √3 से √3 प्लस माइनस के हिसाब से कैंसिल हो गया। हम देख रहे हैं कि 3 और 3 6, इधर a + b और a - b हो गया, तो 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग 3। 9 में से 3 गया 6, तो 6 से 6 एक बार कटेगा। आपके प्रश्न का उत्तर बी हो जाता है। एक व्यक्ति एक मेज तथा कुर्सी 500 में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर, हम देख रहे हैं कि दोनों को कुल मिलाकर जो खरीदता है वो 500 में खरीदता है। वह मेज को 10% की हानि पर, हम यहाँ टेबल की बात करेंगे, हम यहाँ चेयर की बात करेंगे, हम यहाँ टेबल की बात करेंगे और यहाँ चेयर की बात करेंगे। टेबल अर्थात मेज पर 10% की हानि है तो 90, तथा कुर्सी पर 10% का लाभ है तो 110। हम प्रश्न को एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं, लेकिन एलिगेशन से करने के लिए हमें 3 दर चाहिए होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10% की हानि तो 90 और 10% का लाभ कुर्सी पर कहा है, चेयर पर कहा है, तो 110 हो गया। जब तक मेरे पास दोनों का मुझे लाभ प्रतिशत नहीं मिलेगा, मैं प्रश्न को एलिगेशन पर नहीं लगा सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों में जो लाभ है वो 10 का लाभ। हम दोनों का लाभ प्रतिशत निकालते हैं, तो जो 10 का लाभ हुआ है वो कुल मिलाकर 500 पर हुआ है। 10/500 × 100, 00 से 00 को मैं काटूंगा तो दोनों पर जो लाभ आता है वो 2% का आता है। जब 2% का लाभ होगा तो इसका मतलब 102 होगा। एलिगेशन में हम तिरछा घटाते हैं। 110 में से 102 गया तो ये 8 बचेगा, 110 में से 90 गया तो ये 12 बचेगा। ये दोनों के मूल्यों का अनुपात जो हो जाता है, ये 2 अनुपात कितना हो जाता है 3। इन दोनों के मूल्यों का अनुपात 2:3 हो जाता है। और दोनों का जो मूल्य है वो आपके पास 500 दिया है। आपको पता है कि जब 2 और 3 5 हो गया और 5 का जो मान कुल मिलाकर है वो 500 रुपए है, 1 का मान कितना होगा 100 होगा। हमें बताना है कि कुर्सी का मूल्य क्या होगा। कुर्सी बतानी है, कुर्सी का मान ये है और इसका मान 3 चल रहा है। जब 1 का मान 100 है तो आपके पास 3 का मान कितना हो जाता है, आपके पास 300। एक व्यक्ति 6 घंटों में 285 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके लिए पहले भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर जो वो यात्रा करता है बस से करता है। यहां पर जो यात्रा करता है वो बस से करता है और यहां पर ट्रेन से करता है। हम देख रहे हैं कि जो बस की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो रेलगाड़ी की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न को दूरी पे लगा रहा हूं। दूरी बराबर होता है चाल गुणा क्या होता है समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। हम देख रहे हैं कि जो बस की चाल है वो 40 है
ट्रेन की चाल 55 है और कुल मिलाकर जो आपके पास दूरी का मान है वो 285 है। दूरी का मान 285 है। हमारे पास हमें जो याद करनी है रेल यात्रा की दूरी तय करनी है। रेलगाड़ी का समय नहीं पता, मैं रेलगाड़ी के समय को बाई मान लेता हूं। मैंने ट्रेन के समय को बाई माना है। अगर ट्रेन का समय बाई है और आपके पास जो कुल समय है वो 6 घंटे है, तो जो इसका समय होगा वो 6 माइनस कितना होगा, बाई होगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी 285 हो जाती है। हम इसका गुणा करते हैं तो ये 240 माइनस कितना होगा, 40 बाई, प्लस कितना हो जाता है आपके पास 55 बाई, बराबर हो जाता है 285। आप इसे हल करेंगे तो 55 में से 40 गया तो कितना हो जाता है, 15, और यहां हो जाता है आपके पास 45। तो 15 तिया कितना होगा, 45। मैंने जो बाई माना था वो रेलगाड़ी का ट्रेन का समय माना था। जब ट्रेन का समय आपके पास बाई और बाई का मान 3 घंटे है, तो ट्रेन के द्वारा जो चली गई दूरी होगी, ट्रेन की चाल कितनी है, 55, और ट्रेन का समय 3 है, तो 55 तिया कितना होगा, 165। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 165 आपका उत्तर हो गया। आगे है दी एक्स बराबर, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है। इस प्रश्न को करने से पहले एक बात आप समझिए। एक रूल आता है जिसे कम्बोडेंडो डिविडेंडो रूल कहते हैं, अर्थात कहा जाता है योगांतर अनुपात का नियम। अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो ऊपर दोनों को जोड़ के लिखिए यानी a प्लस बी, और नीचे दोनों को घटा के लिखिए मतलब a माइनस बी। अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो ऊपर दोनों को जोड़ते हैं, नीचे दोनों को घटाते हैं, अर्थात c प्लस डी बटे कितना होगा, c माइनस डी। ऊपर दोनों को प्लस करते हैं और नीचे दोनों को माइनस करते हैं। ये कम्बोडेंडो डिविडेंडो रूल है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर दोनों का योग लगाते हैं, नीचे अंतर लगाते हैं। ऐसे ही उधर करते हैं, ऊपर योग लगाते हैं, नीचे अंतर लगाते हैं। आपके पास जो प्रश्न है, आपके पास प्रश्न है कि x बराबर 2√6 बटे √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 ये x का मान है। आपको जो असल में बताना है वो ये बताना है कि x प्लस √2 बटे x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 और बटे बताना है x माइनस √3। आपको ये बताना है और ये आपके पास x का मान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 4 जगह उठा के x का मान सीधे लगा दें और आपका प्रश्न हो जाए, तो ये सवाल का तरीका नहीं है। इस सवाल का क्या तरीका है कि मुझे जो पद मुझे निकालने हैं, मुझे इनके जैसे ही बनाने पड़ेंगे। मतलब ये x प्लस √2 ऊपर चाहिए, नीचे मुझे माइनस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कहने का मतलब है कि ऊपर से मैं √2 को उतारता हूं। इस √6 में से जब मैं √2 को उतारता हूं, तो ये आपके पास 2√3 बटे हो जाता है √3 प्लस √2। अब मुझे नीचे √2 मिल गया, तो मैं इसमें कम्बोडेंडो डिविडेंडो रूल लगा देता हूं, योगांतर अनुपात का नियम लगा देता हूं। तो ये x प्लस √2 बटे कितना होगा, x माइनस √2। हम ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे, जब ऊपर जोड़ेंगे तो 2√3 प्लस कितना होगा, √3 और प्लस कितना होगा, √2। इस प्रकार हम इसे नीचे माइनस करेंगे तो ये 2√3 माइनस कितना होगा, √3 माइनस कितना होगा, √2। इसे मैं थोड़ा सा हल करता हूं तो ये 2√3 और √3 जो हो जाता है आपके पास हो जाता है 3√3
और प्लस हो जाता है √2। नीचे जो केवल रहता है वो √3 प्लस कितना रहेगा √2। आपको ये करना है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस बार √3 को निकालते हैं। जब √3 को निकालते हैं तो ये 2√2 हो जाता है, और नीचे जो आपके पास रहता है वो √3 प्लस कितना रहता है √2। यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस रहेगा। ये आपके पास रहेगा √3 माइनस √2। ये चिन्ह प्लस का है माइनस का है, शायद माइनस का होगा। 2√3 2√2 बटे √3 प्लस √2। हम फिर इसमें एक बार योगांत अनुपात लगाते हैं तो x प्लस √3 बटे कितना होगा x माइनस √3। ऊपर जोड़ेंगे, जब ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये √3 प्लस कितना हो जाएगा 3√2, और नीचे माइनस करेंगे तो ये √2 माइनस कितना होगा √3। इन दोनों मानों को उठा के उधर लगाते हैं तो पहले वाला जो मान है वो ये है कि 3√3 प्लस √2, और अपोन में लिखा है √3 माइनस कितना है √2। आगे इसका मान लगाते हैं प्लस √3 प्लस है आपके पास 3√2, और अपोन में लिखा है √2 माइनस का √3। ये √3 माइनस का √2 है और वो √2 माइनस का √3 है। अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता हूं तो ये नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि √3 प्लस √2 और बटे होगा √3 माइनस का √2, और माइनस ये √3 माइनस कितना हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा √3 माइनस कितना होगा √2। अपोन में रहेगा √3 माइनस का √2। हम अंदर माइनस की एंट्री करेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल बचेगा 2√3 माइनस का 2√2। मैं 2 यहां से कॉमन ले लेता हूं तो जो √3 माइनस का √2 है वही ऊपर बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा 2। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन प्रश्नों का उत्तर सामान्य तौर पे 2 आता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न क्या है। एक बगीचे के रोलर का व्यास 1.4 मीटर है, वह 2 मीटर लंबा है। यदि वह रोलर अपने 5 चक्रों में कितना क्षेत्रफल तय करेगा आपको बताना है। रोलर जो होता है, रोलर जो आपके पास होता है वो बेलनाकार होता है, कुछ इस प्रकार का रोलर होगा। एक चक्कर में जो वो क्षेत्रफल तय करेगा, अर्थात एक चक्कर में जो सतह उसके जमीन के स्पर्श में आएगी वो इस वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। ये सवाल है कि एक बगीचे के रोलर का व्यास 1.4 मीटर है, वो 2 मीटर लंबा है, तो इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है और इसका ये जो व्यास है वो 1.4 मीटर है। तो इस रोलर के द्वारा एक चक्कर में जो भूमि समतल होगी या जमीन के टच में आएगी वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी, और किसी भी सिलेंडर या बेलन का जो सरफेस एरिया होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है, वो 2 पाई इंटू आर इंटू क्या होता है एच। किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, मतलब 2 पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान आपको पता है कि हमारे पास ये व्यास है, जो रेडियस होती है वो इसकी आधी होती है, तो 0.7 हो गया, और ये खुद कितना लंबा है 2 मीटर लंबा है। ये वो क्षेत्रफल होगा जो इस रोलर के द्वारा एक चक्कर में समतल होगा। हम क्या करेंगे, 7 से इसे 0.1 बार काटते हैं। 22 दूनी 44 और दूनी 88, इसका मतलब है कि 8.8 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल
इस रोलर के द्वारा एक चक्कर में तय होगा। आज से जो अगले टेस्ट अब मैं अपलोड करूंगा उसमें प्रश्नों की संख्या 25 नहीं रहेगी, उसमें प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो आपके पास 10 रहेगी और कोई भी प्रश्न एडवांस मैथ का नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल अर्थमेटिक के होंगे। तो एक चक्कर में जो क्षेत्रफल है वो इतना है। हमारे चक्रों की संख्या कितनी है? 5 है। तो हम क्या करेंगे, 8.8 का गुणा 5 से करेंगे। 5 अट्ठे 40 और 4 44, 44 वर्ग मीटर आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, लिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।